चौकीदार किसी को कुछ नहीं देता है, ना आज तक दिया है, उसकी याद है बस, उसकी किसी को नहीं डालता, बाकी किसी को कुछ नहीं। नाम लेने की मना करिए। एकदम सही बात। इसलिए मैं नाम नहीं लेता। आप समझ गए ना, वो जिले इलाही कह रहे मैं चौकीदार, उसने कहा वही कह रहा। दुनिया समझ गई, चौकीदार छपाई जी समझ गए। उसने कभी किसी को नहीं दिया, वो कभी किसी को देगा नहीं। जो अपने धर्म के लोगों का अपमान कर सकता है वो किसी को क्या देगा? जो अपनी ही पार्टी के लोगों को ठिकाने लगा सकता है अपनी राजनीति के लिए, वो किसी और को क्या देगा? एक से एक उदाहरण सामने है। तो ये उम्मीद या आस किसी को नहीं रखनी चाहिए। तो महिला आरक्षण लाके बिल जो लेके आए, जो कानून बना दिया गया, आप 2024 की बात कर रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूं 2040 के बाद किसी को नहीं। और वैसे भी अगर ये चुनाव 2024 का ईवीएम से हो गया और चौकीदार दोबारा से सत्ता में आ गया, तो ये बिल भी आप सारी चीजें भूल जाएंगे, इसकी कहानी ही खत्म हो जाएगी। कैसा आरक्षण, कैसा बिल, किसको क्या, कुछ होने वाला नहीं है। केवल ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक शगुफा छोड़ा गया। मैं इससे अलग हटके एक और बात कहता हूं, आरक्षण 33% की ही बात क्यों? हम मान्यवर साहब काशीराम जी की बात करते हैं तो वो बहुत सीधा सा कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जब 50% महिला आबादी है, 50% आरक्षण की बात क्यों नहीं होती? 33% की क्यों होती? और इसके अलावा एक और बात, क्या लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं, विधान परिषद में, जिला पंचायतों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण देने से ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर इससे समाधान होता तो आज की तारीख में एससी, एसटी और ओबीसी के आधे से अधिक सांसद हैं। तुम्हारा भला हुआ कुछ? इस समाज का भला हुआ कुछ? उनकी आंखों के सामने, बल्कि वो इस समाज की बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जो आरक्षण 10% सवर्णों के लिए हुआ आर्थिक आधार पर, उसमें वोट देने वाले वो भी तो लोग थे। उनके होते हुए आपका सब कुछ लुट गया। सो इनकी संख्या अगर हो भी जाए तो भी आपको कुछ मिलेगा, ऐसा मैं नहीं मानता। जो सबसे ज्यादा होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमें महिलाओं को सबसे ज्यादा शिक्षित करना है। शिक्षा सबसे पहली जरूरत। और अगर आज हम माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा भी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने तो शिक्षा पर ही जोर दिया था, इसीलिए तो हमको प्रथम शिक्षिका बोलते हैं। तो शिक्षा देना सबसे जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, महिलाओं को हर स्तर पर हर तरह से समर्थ और सक्षम बनाने की जरूरत है। आज हम सब लोग, कहीं भी हमारी बहन बेटी जाती है, हमारे परिवार की महिला जाती है, तो अंदर से डरते हैं कि चांद को ठीक ठाक वापस आ जाए, कहीं को दिक्कत तो नहीं है। क्या कभी किसी सरकार ने सोचा है या कभी किसी संस्था ने सोचा है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को इतना मजबूत क्यों ना बनाएं, अगर 10-20 लोग भी उस पर हमला करने की कोशिश करें तो वो सबकी हड्डियां तोड़कर सुरक्षित निकला? सोचा कभी क्या किसी? इसके लिए क्या करना चाहिए? सारी बच्चियां जो है उनको पढ़ाया जाए और उनके लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। और इसके अलावा वो बुद्धि से बहुत सशक्त हो सके, मजबूत हो सके, उसका एक ही तरीका है कि तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में लागू होनी चाहिए। जो विपचना के माध्यम से उनकी मूल शिक्षा है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए, ताकि वो बुद्धि के स्तर पर हर तरह से मजबूत हो सके। और फिर हमें अपनी बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार, और रोजगार में भी जो हो सकता है बिजनेस की तरफ, उस तरफ उन्हें आगे बढ़ाने की हमें जरूरत है। जब ये करेंगे, और ये श्रृंखला जो होनी चाहिए, ये जो काम शुरू होना चाहिए, ये घर से होना चाहिए, परिवार और समाज से शुरू होना चाहिए, और आगे इसको हम ले जाना है ताकि सरकार इसको निश्चित रूप से लागू करे, तभी महिलाओं का भला हो पाएगा। अन्यथा आप कितना आरक्षण कुछ भी कहते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात साथियों जो मैं आपसे कहने वाला हूं, जातिगत जनगणना की बात आप कर रहे हैं, क्या केवल जातिगत जनगणना से सब कुछ हो जाएगा? मैं मानता हूं, आप माने ना माने, इससे कुछ होगा नहीं। निश्चित रूप से हमें पता लग जाएगी हमारी संख्या कितनी है, पर आज भी तो मोटे तौर पर हम कह रहे हैं कि हमारी 80% आबादी है, 85%, पर हमने हासिल क्या कर लिया? ये आबादी हमारी 90% हो जाएगी तो हासिल क्या कर लिया? ये मध्य प्रदेश के साथी बैठे हैं,
वहां पे 95% आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की है, लेकिन 5% लोग आप पे हुकूमत कर रहे हैं। इतने साल से आपने हासिल क्या कर लिया? इस चीज को समझने की जरूरत है। मुट्ठी भर एक छोटा सा देश विदेश में, ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसे बोलते हैं, दुनिया पर राज करके चला गया, और आज भी इस देश में मुट्ठी भर लोग हैं जो इतनी बड़ी आबादी पर राज कर रहे हैं। संख्या से ही अगर सब कुछ हो गया होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं। संख्या से नहीं साथियों, जो प्रोफेसर रतनलाल जी ने कहा, बुद्धि से, शोध संस्थानों से, ज्ञान से होता है, और हम अगर इकट्ठे हो जाएं उससे होता है साथियों, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। अब आखिर में एक ही बात कहूंगा, आप किसी से मांग मत कीजिए कि जातिगत जनगणना कराओ, आप सत्ता हासिल करने का प्रयास कीजिए, और उससे पहले जो सत्ता में बैठे हैं उनको जड़ से उखाड़ने की काम करें। जड़ से उखाड़ने की बात कर रहा हूं, और ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ईवीएम को नहीं हटाओ। ईवीएम नहीं हटेगी, राहुल गांधी कितनी न्याय यात्रा निकाले, जिसको जो करना है करना है, आप भी कितने सम्मेलन करना है, कुछ भी होने वाला नहीं है अगर ईवीएम है तो, क्योंकि उसके लिए, चौकीदार के लिए यही एक चुनाव है, और इस चुनाव को जीतने के लिए वो जो मन में आएगा वो करेगा। अगर ईवीएम को हमने उखाड़ के नहीं फेंका, वो दोबारा सत्ता में आएगा, उसके बाद तुम्हें किसी काबिल छोड़ेगा ही नहीं। वो सफेद दाढ़ी वाला पता नहीं कब आके कहते नोटबंदी, 8 बजे रात को आता और कहते किसी ने नोटबंदी, क्या कर लो यार। इसलिए उसकी जो चाल है वो केवल और केवल ईवीएम को उखाड़ कर ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। ओबीसी के तमाम मेरे जो साथी हैं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है सभी पदाधिकारियों से, साथियों, आप जातिगत जनगणना के मुद्दे और मुद्दों को लेकर 3 महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने की बात कर रहा हूं, 3 महीने के लिए ईवीएम को अपना पहला मुद्दा बना लो। ईवीएम को, यहां पर जो ओबीसी के साथी बैठे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मुख्य संख्या है उनकी, मैं जानता हूं, इन तीनों राज्यों में, केवल इन तीनों राज्यों में इसको आप मुख्य मुद्दा बना लो, ईवीएम को, जिस दिन तक इसे उखाड़ के फेंके, बस उसके बाद आप देखना जो चाहोगे वही होगा। बस यही निवेदन आपसे करने आया हूं, इस लड़ाई में हमारा साथ दो, तभी देश बचेगा, तभी बाकी कुछ बचेगा, नहीं तो सब सफाया हो जाएगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।